Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichai here. Today we are going to discuss about the plant kingdom chapter, the last part, angiosperms. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या? हम लोगों को पता है कि एंजियोस्पर्म्स आर द हाईली इवॉल्व्ड कैटेगरी, है कि नहीं? दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. इनके जो सीड्स होते हैं दे आर एंक्लोज्ड इनटू द ओवरी. ओके, सो ये सारी बातें हम लोगों को अभी बेसिक पता ही है. हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करते समय ये सारी बातों को ध्यान में रखा था. ओके, नाउ अभी कुछ खास चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे समझनी है विद रिस्पेक्ट टू द एंजियोस्पर्म दैट दे अपीयर्स अबाउट 130 मिलियन ईयर्स एगो. और उसके बाद आप लोगों को उसमें और दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जैसे कि आर्कीफ्रैक्टिस जो है इट वाज फ्रॉम चाइना, जो कि फर्स्ट एंजियोस्पर्म का फॉसिल पाया गया था. ओके, which was recorded from the mid Cretaceous period के समय में. ओके, and then Archinanthus from Canada was a fossil which was obtained. Okay, coming to the next part, there are almost 2,70,000 of the plant has been discovered with respect to the angiosperm, जिनमें से 2,20,000 is only belongs to the dicot and 50,000 almost belongs to the monocot species. Okay, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं एक्वेटिक के बारे में बात करूं तो वहां पे आप लोगों को ऑलमोस्ट दो ही चीजें पढ़ने मिलेंगी, जैसे कि जोस्टेरा एंड थैलेसिया. ओके, दीज आर कंसिडर्ड एज एक्वेटिक, सो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स विल बी द टेरेस्ट्रियल. ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म माना गया है दैट इज द वुल्फिया, जिसकी साइज होती है 0.1 सेंटीमीटर. ओके, काफी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप लोगों को ये देखने मिलेगा. ओके, बहुत छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर करते हैं, लेकिन 0.1 सेंटीमीटर कितना होता है साइज में, आप लोग खुद अंदाजा लगा लो. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, यूकैलिप्टस रेगनेंस. ओके, यूकैलिप्टस रेगनेंस ये वन ऑफ द जीनस स्पीशीज है जो कि आपको सबसे हाइट में ज्यादा पाए जाएंगे, दैट इज 114 मीटर इन हाइट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, in the moist area some plants grow as a perches, that is on other plants. Okay, such plants are also called as a epiphyte. तो ये एपिफाइट की कैटेगरी भी हम लोगों को प्लांट्स में देखने मिलती है इन टर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ओके, ऑर्किड वन ऑफ द एग्जांपल जो कि आप लोगों को ऐसा एपिफाइट ग्रो होते हुए देखने मिलते ही है. हम लोग इसके बारे में ज्यादा और भी डिस्कस करेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स. ओके, नेक्स्ट, microsporophyll or the stamens which is consist of the filament and anther will be considered as a male gametophyte, whereas the megasporophyll are specialized. कैसे? जो कार्पल नाम उनको दिया है मेगास्पोरोफिल को, इट इज स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस अ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी which contains the ovules. तो ये आप लोगों को बात ऑलरेडी यहाँ पे पता होगी, आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा ही रहेगा. Coming to the next part, in ovules these are nothing but, see, it is a reduced female gametophyte which is present in the embryo sac. Okay, which is represent as a embryo sac. अभी हम लोग ये क्या होता है embryo sac इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so embryo sac is nothing but the formation preceded by the meiosis process. ओके, तो एम्ब्रियो सैक जो फॉर्मेशन होता है ये मियोसिस के थ्रू होता है, यानी इसके जितने भी सेल्स रहेंगे दे ऑल विल बी द हैप्लॉइड. ओके, न्यूक्लियस और हैप्लॉइड सेल्स के नाम से पहचाने जाएंगे. सी, सो ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक्स आर हैप्लॉइड, जो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट बताया आप लोगों को. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, embryo sac develops up to 8 nucleate state. Okay, कितने? 8 nucleate stage prior to the fertilization. मतलब before fertilization embryo sac should be ready with the 8 nucleate conditions. Okay, coming to the next part, there is a 3-celled egg apparatus. Okay, how many 3-celled egg apparatus out of 8 nucleate? Okay, जिनमें से 3 जो होते हैं they are going to responsible for forming a egg apparatus, जैसे कि जिनमें होगा 1 egg cell जिसको हम लोग oosphere कहते हैं, and there will be the 2 synergids. Okay, this is the conditions will be seen. Coming to the next part, see, 3 antipodal cells and the 2 polar nuclei will be present over there. 3 antipodal and 2 polar nuclei. ये क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे लेकिन इन द कमिंग चैप्टर्स. ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में. ओके, इसके डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे. अभी क्या है, अभी खाली एंजियोस्पर्म का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन चलेगा इस प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, कि आप लोगों को एक्चुअली बेसिकली समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली प्लांट किंगडम में हम लोग एंजियोस्पर्म क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, उसके बाद हम लोग इन सब को लेके डिटेल डिस्क्राइब करेंगे in the morphology of the flowering plants. Okay, coming to the next part, the 2 polar nuclei will fuse to form a diploid secondary nucleus. Okay, तो बीच में आप लोगों को टोटल आउट ऑफ 8 3 एंटीपोडल्स हो गए, 2 सिनर्जिस्ट हो गए, उनमें से एक एक्सेल हो जाएगा. ओके, सो टोटल 6 न्यूक्लियस या फिर 6 सेल ऐसे ही खत्म हो गए.
बचे दो जो कि सेंटर में रहते हैं, जिनको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से पहचानते हैं। ओके, नाउ सिनर्जिड्स आर रिस्पांसिबल फॉर अट्रैक्टिंग द पोलन ट्यूब। अगर मैं आप लोगों को डायग्राम पे लेके जाऊं सबसे पहले इसको समझाने के लिए, सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, ट्राई टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। देखो ठीक से, ये आपके सामने बहुत अच्छा सा डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर देता हूँ सो दैट इट कैन फिट फॉर योर explanation. Yes, now it is comfortable to study, right? तो ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, ओके, एंड ये रहा ओवरी यहाँ पे, जिसके अंदर आप लोगों को एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है। एक्चुअली वो ओव्यूल होता है। ओके, ओवरी के अंदर ओव्यूल इज प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, तो क्या क्या समझ में आ गया आप लोगों को? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पूरा जो सेंट्रल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ गाइनोशियम, दिस इज ओनली द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, गाइनोशियम फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अलावा जो मेल गैमेटोफाइट है वो है एंथर एंड द फिलामेंट। ओके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर विल बी कॉल्ड एज अ स्टेमन, which is very important diagram. Okay, very important label over here. Yes, after this male and the female gametophyte, there are petals which is commonly called as a corolla, and the sepals which will be seen over here, which is called as a calyx also. Clear हो रही है ये सारी बातें? Now stigma, style and ovary को एक common terminology के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, that is the pistil, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कार्पल। ओके, सो पिस्टिल एंड कार्पेल टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं तुम लोगों के लिए। आई होप द एलएस ऑफ द फ्लावर इज वेरी क्लियर टू यू। जो ओवरी के नीचे ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस। ओके, इसको हम लोग थैलेमस के नाम से कहते हैं, यानी थैलेमस का दूसरा जो नाम होता है वो होता है रिसेप्टेकल, एंड उसके ठीक नीचे स्टॉक देखने मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द एलएस ऑफ द फ्लावर यू अंडरस्टूड। कमिंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात करूं स्टेमन को लेके, so see this is how the anther look like, है कि नहीं? ये ऊपर येलोइश कलर का जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, this is an anther, okay, and the stalk which is present over here, this is a filament। ये आप लोगों ने नॉर्मली फ्लावर्स में देखे ही रहेंगे स्ट्रक्चर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं उसका ऐसे सेक्शन ले लूं, अगर मैं उसका टीएस निकाल देता हूँ, टीएस ऑफ एंथर, so this is what you can see from the above portion। okay, बीच में आपको एक टिश्यू मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से कहा जाता है, जहाँ पे एक्चुअली आपका फिलामेंट अटैच रहता है एंथर का, या फिर यस एंथर का स्टेमन वहां पे अटैच रहेगा, जिसको हम लोग कनेक्टिव के नाम से पहचानते हैं। अदर देन दिस देयर आर लाइक 4 पोलन सैक्स विल बी सीन। ओके, सी देख लो आप लोग ठीक से, ये जो ब्राउन कलर स्ट्रक्चर्स है सर्कुलर पैटर्न्स, ये पोलन सैक के नाम से पहचाना जाता है। ये जो डिप्रेशन एरिया है सॉरी, द पॉइंट एट विच द एंथर स्प्लिट टू रिलीज द पोलन, तो यहाँ से एंथर स्प्लिट हो जाते हैं एंड द पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। ओके, now you can see over here there are some multiple layers will be seen on the stem, on the anther, that is the epidermis, fibrous layer, and then tapetum, and inside there will be the presence of pollen grain। ये सारी बातें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे in the morphology of the flowering plants में, ठीक है? Coming to the next part, try to understand some basic concept over here। Okay, that this pollen grain, how they are going to form? Initially there is a diploid pollen mother cells will be there, which will be undergoing a process called as a meiosis। और तुमको पता है, अभी इतना तो तुम लोग फेमिलियर हो चुके हो कि one diploid cell undergo meiosis producing the 4 haploid cells। okay, वही 4 haploid cell आगे जाके pollen grain बनते हैं। sorry sorry for this। Coming to the next part, now you can see if I am drawing only a one pollen grain structure over here, जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस का होता है, इट इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ माइटोसिस। और माइटोसिस हुआ तो मतलब ये सेम टाइप का ही सेल बनेगा, मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही बनने वाले। ओके, सो देयर विल बी द जनरेटिव सेल्स आल्सो, एंड देयर विल बी वन ट्यूब सेल्स आल्सो व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग द ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब। Coming to the next, exine। Can you see an exine? That is an outer covering of the pollen grain, जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत स्पाइनी लाइक अपीयरेंस करेगा। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर रहती है ठीक अंदर एक्साइन के, उसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। Okay, this is what the structure of the pollen grain। So whenever the pollination takes place, it is always having a 2 cell stage position in the pollen grain, तभी जाके ये pollen grain रिलीज होता है from the mature anther। Okay, coming to the next part, अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग कॉमनली कार्पल के नाम से पहचानते हैं, तो ये कार्पल यानी क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा? टू कैच अ पर्टिकुलर पोलन ग्रेन। ओके, एंड स्टाइल जिसके अंदर से पोलन ट्यूब ओके होके निकलेगी और ओवरी तक पहुंच जाएगी, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नथिंग बट द फीमेल गैमेटोफाइट विल बी सीन ओवर देयर।
ओके, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है तुम्हारे सामने जिसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, देख लो नीचे। ओके, सो सी दिस इज हाउ द ओवरी लुक लाइक, और ये अंदर जो आप लोगों को देखने मिल रहा है दिस इज अ काइंड ऑफ ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये जो आप लोगों को येलो कलर लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, दिस इज व्हाट द यू कैन से एम्ब्रियो सैक। ओके, अभी इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, फाइन। दिस डिप्लॉयड सेल डिवाइड बाय द मियोसिस वंस एंड द माइटोसिस 3 टाइम्स। तो यही नीट में पूछे जाने क्वेश्चंस होते हैं। मियोसिस कितनी बार हो रहा है? एक बार हो रहा है। माइटोसिस कितनी बार हो रहा है? 3 टाइम हो रहा है। ओके, इनिशियली ये पूरा जो सेल एरिया रहता है ये बहुत सारे सेल्स के होते हैं, लेकिन जब फीमेल गैमेटोफाइट बनने की बारी आती है तभी वहां पे सारे सेल्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एक सेल छोड़ के। एक सेल अपना चेंजेस करता है, मॉडिफिकेशन करता है, मियोसिस बनाता है, मियोसिस के थ्रू चार सेल्स बनाता है जिनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक ही बंदा है जो आगे जाके डेवलप होता है इनटू द यू कैन से एम्ब्रियो सेल। ओके, अब ये जो है आगे जाके 3 बार जब माइटोसिस करेगा वन सेल, तो बट ऑब्वियसली बात है 8 न्यूक्लियस बनने वाले हैं, जिनमें से 3 चलाजा एंड पे चले जाएंगे और 3 माइक्रोपाइलर रीजन पे आ जाएंगे। ओके, सो माइक्रोपाइलर रीजन का जहाँ पे ये ओपनिंग आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर रीजन वेयर द सेंटर सेल विल बी कॉल्ड एज द एग सेल, और बाजू के जो 2 न्यूक्लियस आप लोगों को देखने मिले, 2 सेल्स जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। ओके, ये आप लोगों का होता है 2 पोलर न्यूक्लिय, और जो ठीक उसके अपोजिट में रहता है दैट इज एट द चलाजल एंड, जो 3 सेल्स आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल्स। ओके, तो ये आप लोगों ने समझ लिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी देख लो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर आउटर कवरिंग्स है, इनको हम लोग इंटीग्यूमेंट्स के नाम से कहते हैं। मैंने यही कहा था तुम लोगों को, जो बीच में सेल्स होते हैं वो न्यूसेलस के होते हैं, लेकिन सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खाली एक ही रहेगा जो कि ग्रो करने की एबिलिटी दिखाता है। See, that cell has undergone a meiosis producing the 4 haploid cell, out of which 3 degenerates, only one survive and forms a embryo sac which is haploid in nature, 3 times mitosis होके 8 nucleus structure देखने मिलेगा। So embryo sac with the 8 haploid nucleus will be seen, जिनमें से 2 पोलर न्यूक्लियस होंगे, 1 egg cell होगा। ओके, एंड ओनली शोइंग द गैमेट्स ओवर हियर। सी नाउ क्या है गैमेट्स? ये देखो बीच के 2 पोलर न्यूक्लियस जो कि एक स्पर्म के साथ फ्यूज होके ट्रिप्लॉइड बनाएंगे, है कि नहीं? 3 बार एन आ जाएगा, एक स्पर्म का हैप्लॉइड सेल। ओके, एंड 2 पोलर न्यूक्लियस ऑलरेडी है, सो ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो कि एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप लोगों को नीचे एक सेल मिल रहा है जो कि स्पर्म के साथ, एक और स्पर्म के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ओके, so I hope you are able to understanding this concept over here. Coming to the next part, अगर मैं यही आप लोगों को एक प्रॉपर वे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो देख लो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आप लोगों को स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। इसके अलावा ओव्यूल जिसके अंदर ऑलरेडी एम्ब्रियो से फॉर्मेशन हो चुका है। तो देख लो काफी अच्छी तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ है, राइट? तो ये सारी बातें आप लोगों ने देखी। अब यहाँ पे क्या मैंने दिखाया है, सो पॉलिनेशन हो गया है, लेकिन ये पोलन ग्रेन ऑलरेडी स्टिग्मा के ऊपर आ गया है। ये जेनरेटिव न्यूक्लियस देखो नीचे जा रहा है, जो कि पोलन ट्यूब न्यूक्लियस भी आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा, और ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो देखो यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? तो ये क्या है? तो पॉलिनेशन हुआ है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हुआ है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ है, it has reached to the micropylar region, and those sperm nucleus जो आगे जाके बने means what? The generative nucleus. Okay, see, generative nucleus and the tube nucleus. यहाँ पे आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्या सिनेरियो हुआ है, क्योंकि एक और बार माइटोसिस होगा और 2 स्पर्म सेल्स बनेंगे जिनमें से एक पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा और 1 एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ओके, सो ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट्स ओवर हियर। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, ये रहा तुम्हारे सामने जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना हुआ है, और यहाँ पे ये जाइगोट नीचे बना हुआ है। जाइगोट विल बी गोइंग टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा है जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू माना जाता है, राइट? So see, this is how once the embryo start developing, you can see the structure how the things are growing over here. इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसको फिर से स्टडी करेंगे how the development of the embryo taking place into the dicot seed and as well as in the monocot seed. तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे ही आगे जाके। ओके, यस, सी देख लो अभी ये कॉटिलिडन्स में से ही प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स वगैरह जो आगे जाके फॉर्म्ड होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर गोइंग टू गिव राइज टू अ कंप्लीट
न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो नीचे का जो नया टॉपिक चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिखाई देता हूँ, चलो, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अभी इसको थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, तो अभी जितना हम लोगों ने डायग्रामेटिक वे में सीख लिया है, अभी उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, सो दैट वो भी टर्म्स तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। यस, सो एक्चुअली देयर इज अ डबल फर्टिलाइजेशन सीन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? पोलर न्यूक्लियस के साथ एक स्पर्म का फ्यूज होना जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एक है जो एक के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं? ये सारे हम लोगों ने देखे थे डायग्राम में, वही चीजें यहाँ पे मेंशन है, देख लो। So first male gamete fuses with the egg cell to form the zygote. It is called as the generative fertilization or syngamy. The second male gamete fuses with a diploid secondary nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus, जिसको PEN के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. It represents vegetative fertilization. Okay. Later, it is also called as a triple fusion since three nucleus are involved in its formation. Total 5 nucleus will be taking parts in the double fertilization. कैसे? तो एक सेल, दो पोलर न्यूक्लियर और दो स्पर्म सेल्स। ओके, तो ऐसे करके 5 न्यूक्लियर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, the zygote will be going to develop into the embryo. Diploid endosperm is formed from the central cells. Okay, endosperm provides the nourishment to the developing embryo. Synergids and antipodal degenerates after fertilizations. Okay, so I hope you guys are understanding this concept over here. Okay, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट, fertilized ovule ripen into the seeds. The seeds are covered by the fruits and the fruit is technically a ripened ovary. Okay, ये आप लोगों को पता है। A fruit not only protect the seeds but also help in their dispersals. Okay, ये सबको पता ही है। यहाँ पे coming to the very interesting part जिसको हम लोग और आगे जाके एनाटॉमी में डिस्क्राइब करेंगे। So xylem contains the vessels and the phloem possesses the seed tubes and the companion cells. Okay, the secondary growth occurs in the stem and the roots of some angiosperm placed in the group of dicots. तो ये सारे डायग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए थे। लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, plant life cycle of alternation of generation. In plant, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. Okay, divide by mitosis, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। This ability leads to the formation of different plant bodies like haploid and diploid. The haploid plant body produces gametes by mitosis. ये आप लोगों को पता है। The haploid plant body produces gametes by mitosis. Okay, and this plant body represent a gametophyte. Now, following fertilization results into the zygote. तो सिंपल सी बात है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कंडीशन है तो वो हैप्लॉइड गैमेट्स ही बनाएगा एंड गैमेट्स ओनली गोइंग टू फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग फेज है ये कवर किया है गैमेटोफाइटिक स्टेज ने, और ये जो डिप्लॉइड स्टेज है वो आप लोगों को खाली जाइगोट दिखाता है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो ये जो ऊपर पैराग्राफ चल रहा है ये एक्चुअली आप लोगों का इंट्रोडक्शन चल रहा है। सी, and the same thing which we are going to describe in the haplontic, diplontic and the haplodiplontic life cycle. Now see, the zygote also divided by the mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Now the haploid spores are produced by this plant body, that is due to the meiosis. In turns, they divided by mitosis to form the haploid plant body once again. Thus, during this the life cycle of any sexually reproducing plant, this is only called as the alternation of generation. तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सीधा सीधा आप लोगों को टॉपिक पे लेके चलता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा। लेट्स मूव अहेड। सी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जैसे स्पोरोफाइटिक जनरेशन आता है दिमाग में डिप्लॉयड कंडीशन आनी चाहिए। ओके, इट रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। जाइगोट इज हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में देखने मिलता है। सो देख लो, ये दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सा एरिया, इट वाज कवर्ड बाय द स्पोरोफाइटिक कंडीशन। मैंने बोला ये डिप्लॉयड होना चाहिए, डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल चल रही है, और जो गैमेटोजेनेसिस है दैट इज ओनली द हैप्लॉइड पार्ट ओवर हियर। ओके, जिनमें से गैमेट्स बनके फाइनली जाइगोट बनने वाला है। जाइगोट विल बी गोइंग टू गिव राइज टू द स्पोरोफाइट। यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्क्राइब की गई है। ओके,
सेम थिंग आप लोग अगर हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के यहाँ पे देखोगे, सी गैमेटोफाइटिक इज हैप्लॉइड इन नेचर, स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, लेकिन ये स्पोर्स बनाया किसने, तो स्पोरोफाइट ने बनाया, और वो स्पोरोफाइट कौन है, जाइगोट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को लेके। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। Okay, meiosis in the zygotes result in the formation of haploid spores. The haploid spores divide mitotically and forms a gametophyte. हैप्लॉइड स्पोर्स, सिंपल सी बात है, अगर वो अपने अपने गैमेटोफाइट बनाएंगे, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट एंड द फीमेल गैमेटोफाइट, दे विल प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव गैमेट्स एंड दोस ओनली गोइंग टू फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, एंड जाइगोट इज अ डिप्लॉइड इन नेचर। ओके, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This kind of the life cycle is termed as a haplontic life cycle. Examples compulsory पढ़ना है क्योंकि example based question ही पूछे जाते हैं खास करके, जैसे कि many algae such as volvox, pyrogyra and some species of Chlamydomonas will be representing this pattern. Coming to the diplontic life cycle, already ये जो diagram है ये तुम लोगों को clear हो गया है, so let's talk about this. On the other extreme, in this type wherein the diploid sporophyte is dominant, the photosynthetic independent phase of the plant, okay, the gametophytic phase is represented by the single to few celled haploid gametophyte. This kind of the life cycle is called as a diplontic life cycle. Okay, all seed bearing plants will be placed over here, जैसे कि gymnosperms and angiosperms will be following this pattern. नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मतलब दोनों देखो काफी इक्वल अमाउंट में ही आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि जो डोमिनेटिंग रहेगा, दोनों भी इक्वली एक्सप्रेसिव रहेंगे। सी, तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट जो होते हैं वो इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट दिस इंटरमीडिएट कंडीशंस, ओके, जिसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर। ये भी एक यहाँ पे खास बात है, हाउएवर दे डिफर इन दैट डोमिनेंट फेजेस। नाउ सी the important line which is compulsory, that is a dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte and it alternates with the short lived multicellular sporophyte. बात समझ में आ रही है? Totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage or and the nutrition. All the bryophytes represent this pattern. मतलब हम लोगों ने bryophytes पढ़ा था जिसमें फ्यूनेरिया, मॉस वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, मार्केशिया के बारे में डिस्क्राइब किया था, राइट। फ्यूनेरिया में खास करके आप लोगों ने देखा था ऊपर जो स्पोरोफाइट बॉडी बन रही है वो नथिंग बट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट कंडीशन। क्यों? So gametophyte condition can take the nourishment from the rhizoids also, they can synthesize their own food also, तो ये सारी बातें तो उनमें देखने मिलती है। And ultimately the sporophyte is developed on the gametophyte जो कि वहां से nourishment लेता है, either completely or partially, but nourishment तो gametophyte से ही मिलने वाला है। The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body. It alternates with the multicellular saprophytic or autotrophic independent but short-lived haploid gametophytic condition will be seen over here. Such pattern is known as a haplodiplontic life cycle. Okay, all pteridophytes can exhibit this pattern. तो यहाँ पे ये pteridophytes के examples compulsory आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि कुछ example यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कि see most of the algal genera are haplontic. Some of them such as Ectocarpus, Polysiphonia, Kelps are haplodiplontic. Fucus is an algae which showing the diplontic life cycle. तो ये कंपलसरी बनता है आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना इस कंडीशन में। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट पे भी डिस्क्राइब करके रखा है, इफ यू गाइस गो थ्रू दिस आल्सो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, डिफरेंट प्लांट्स ग्रुप complete their life cycle in different patterns, so therefore angiosperm completes their life cycle in two phases, जैसे कि diploid sporophyte plant body and the haploid gametophyte plant body. Okay, तो see अगर हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी विल like it can be a unicellular also, it can be colonial also, it can be multicellular also, which is capable of producing the haploid gametes. और gametes तुमको पता है मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। अभी ये जाइगोट को लेके ही आगे का क्लासिफिकेशन चलता है। कैसे चलता है इसके ऊपर ध्यान दो। अगर जाइगोट ने मियोसिस किया तो सबको पता है कि 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ओके, लेकिन उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक ही जर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नाउ सी स्पायरोगायरा और जिग्नेमा और वाउचेरिया आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इफ द जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस प्रोड्यूस द 4 मियोस्पोर्स। अभी देखो क्या वर्ड यूज किया हम लोगों ने, 4 मियोस्पोर। याद आया कुछ हम लोगों ने बात किया था क्लामिडोमोनास वाला एग्जांपल लेके इसके रिस्पेक्ट में, राइट। So those meiospores can develop आगे जाके into the zoospore or a planospore।
ये जूस्पोर जो होते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, ए प्लानोस्पोर जो कंडीशन होती है वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, मतलब नॉट सो फेवरेबल कंडीशन आल्सो। ओके, तो ऐसे टाइम पे ये जो मियोस्पोर बने रहते हैं दे कैन अंडरगो अ माइटोसिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग द सेम टाइप ऑफ द स्पोर्स, ओके, हैप्लॉइड स्पोर्स ओनली 8 to 16 इन नंबर्स। ओके, ऐसी कंडीशन आप लोगों को किसमें देखने मिलेगा, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओके, उडोगोनियम, कैरा, कैलोचटी एंड देन क्लोरोफाइसी एंड जेंथोफाइसी के कुछ मेंबर्स आप लोगों को ये एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, तो ये आप लोगों को कंपलसरी पढ़ना ही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेम थिंग is sporophyte produces meiosis, undergo formation of gametes, gametes will undergo fusion to produce the zygote, zygote will develop into the diploid sporophyte। okay, so this is how the condition will be seen। यही लाइफ साइकिल हम लोगों को इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में देखने मिलती है। so in gymnosperm and angiosperm sporophytic generation is dominant and independent, while the gametophytic generation is highly reduced and it is dependent, so therefore it is a diplontic life cycle। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कंपलसरी जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो है क्लाइडोफोरा, ग्लोमेरेटा, ओके, सेकंड एग्जांपल कॉलेरपा, थर्ड एग्जांपल ब्रायोप्सिस, फोर्थ कोडियम एंड द chlorococcus, fucus and sargassum are the examples over here in the diplontic life cycle। coming to the haplodiplontic life cycle, सिंपल सी बात है, देखो मियोस्पिट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड इन नेचर। हो गया ना हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, मतलब क्या, इन शॉर्ट जो स्पोरोफाइट जो होता है वही आगे जाके मुझे बना के देगा मियोस्पोर। मियोस्पोर इज ओनली गोइंग टू गिव राइज टू द गैमेटोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट्स व्हिच विल बी डेवलप्ड इनटू द जाइगोट। और यहाँ पे जो होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक में ये दोनों इक्वली एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, डिक्टियोटा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर द एग्जांपल्स सीन ओवर हियर। इसके अलावा जो मैंने ऊपर एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसके मेंबर्स आप लोगों को कंपलसरी यहाँ से पढ़ लेने हैं। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड द प्लांट किंगडम चैप्टर। इसके हमारा जब नेक्स्ट सेशन चालू हो जाएगा उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एनिमल किंगडम को इन डिटेल्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।